नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पीवाईक्यू की सीरीज हम लगातार आपके लिए ला रहे हैं, इसका पहला वीडियो आप तक पहुंच भी चुका है और भारतीय राज्य व्यवस्था और मूल विधि से संबंधित प्रश्नों को उसमें शामिल किया गया है। बाकी विषयवार सारी जो हमारी सीरीज तैयार की गई वो आपको मिलती रहेंगी। और किसी भी परीक्षा को देने के पूर्व यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा जाए, उसकी व्याख्या को देखा जाए, तो निश्चित ही हम अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त होते हैं और एक अनुमान लग जाता है कि भावी परीक्षा में या संभावित जो परीक्षा का दिन है उस दिन हमारी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, कैसे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिससे आगामी परीक्षाओं का अनुमान लग जाता है। तो इसी क्रम में हम आज की सीरीज आपके लिए लेकर के आए। हमारा दूसरा वीडियो है और आप लगातार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। आप सभी का हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और यह भी हम आपको बताना चाहते हैं कि बचे वाले विकल्पों पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, पूरे प्रश्न की हम व्याख्या भी करते हैं और संभावित ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं उनसे संबंधित तथ्यों को भी इसमें हम शामिल करते हैं और एक एक विकल्प की व्याख्या भी यहां पर हमारा प्रयास रहता है कि आप तक हम उसको पहुंचाएं। तो प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह प्रश्न यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 15 दिसंबर 2017 की पहली पाली में पूछा गया है और इसका जो पहला स्टेटमेंट है ए, वो दिया है लोकसभा में बजट पर बहस 2 चरणों में होती है। दूसरा है यहां पर बी, दूसरा स्टेटमेंट है बी में लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है या राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है। अब यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ए और बी दोनों ही नहीं, दूसरा विकल्प है केवल ए, तीसरा विकल्प है केवल बी और चौथा विकल्प है ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न की अगर हम व्याख्या करें तो यहां पर विकल्प डी हमारा सही हो जाता है। ए और बी दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। लोकसभा में बजट पर बहस 2 चरणों में होती है, ये बात भी सही है बिल्कुल। और बी वाला जो स्टेटमेंट दिया है लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर या पटल पर रखा जाता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। अब यहां पर एक शब्द दिया हुआ है, यहां पर एक शब्द दिया हुआ है बजट। बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है। बजट की जगह पर क्या किया गया, तो आपको नोट करना है वार्षिक वित्तीय विवरण। यह शब्द संविधान में दिया है, ना कि बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात सरकार की आमदनी और खर्चे का ब्यौरा, जिसे बजट सामान्यतः बजट के रूप में हम लोग उसको जानते हैं, बजट के रूप में हम लोग उसको संबोधित करते हैं। लेकिन भारत के संविधान पर कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, इसकी जगह पर कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट, जिसको बजट के नाम से हम लोग जानते हैं, यह लोकसभा में ही पेश किया जाता है। पहली बात तो यह है। अब हम लोग जानेंगे इससे जुड़े हुए जो और तथ्य हैं। बजट पर बहस 2 चरणों में होती है, जैसा कि विकल्प में दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बजट की पारित होने की प्रक्रिया, बजट के पारित होने की प्रक्रिया यहां पर नोट कर रहे हैं, आप भी नोट करिएगा। बजट के पारित होने की प्रक्रिया मुख्यतः 6 चरणों से गुजरती है। याद रखिएगा, बजट पारित करने की जो प्रक्रिया है वो 6 चरणों से गुजरती है और बजट पर बहस 2 चरणों में होती है। बजट वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और लोकसभा में पास होने के पश्चात वह राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है, यह भी आपको नोट करना है। अब वो 6 चरण कौन कौन से हम लोग ये भी जानेंगे। पहला चरण है बजट का प्रस्तुतिकरण। पहला चरण जो है यहां पर हम लिखने का प्रयास करेंगे बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रस्तुतिकरण ये भी नोट करना है आपको। तो ये पहला चरण हो जाएगा जब बजट पेश किया जाएगा। तो 6 चरणों में पहला चरण है बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा है आम बहस। दूसरा जो चरण इसका है आम बहस। वहां पर बहस भी होगी, आम बहस अर्थात वहां पर चर्चा होगी। और जो तीसरा चरण है, हम लोग क्रम से चल रहे हैं, तीसरा चरण है विभागीय समितियों के द्वारा जांच। विभागीय समितियों के द्वारा जांच, आप भी नोट करिएगा, विभागीय समितियों के द्वारा जांच, जांच पड़ताल उसकी की जाएगी। 3 चरण हो गए। चौथा चरण हमारा है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। चौथा चरण हमारा है अनुदान मांगों पर मतदान। अनुदान मांगों पर मतदान।
अनुदान मांगों पर मतदान होगा। अब इसी क्रम में हम बढ़ेंगे, जो पांचवा चरण हमारा है बजट के प्रस्तुतिकरण का, विनियोग विधेयक का पारित होना। विनियोग विधेयक का पारित होना। अब हमारा जो छठा और अंतिम चरण है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक का पारित होना। अब यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि बजट पर बहस कितने चरणों में होती है, तो आप बताएंगे 2 चरणों में होती है। बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। बजट पारित करने की जो प्रक्रिया है वो 6 चरणों से गुजरती है। संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, ये भी आपको नोट करना है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला जो चरण है बजट का प्रस्तुतिकरण, संबंधित प्रभार वाले मंत्री अर्थात वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। दूसरा जो चरण यहां पर बताया गया आम बहस, उस पर सामान्य चर्चा होती है। तीसरा है विभागीय समितियों के द्वारा जांच की जाती है। और चौथा है अनुदान मांगों पर मतदान होता है। पांचवा है विनियोग विधेयक का पारित होना। और अंतिम चरण भी आपसे पूछा जा सकता है वित्त विधेयक का पारित होना। इनको क्रम से लगाने को भी आ सकता है, संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। आप 6 चरणों की बात करेंगे वहां पर। अगर हम बात करें बजट से जुड़े हुए अन्य तथ्यों पर, तो बजट लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यह तो आपको नोट ही करना है। 1 फरवरी 2017 से बजट 1 फरवरी 2017 से जो बजट पेश किया जा रहा है वह रेल बजट और आम बजट को एक में विलय करके पेश किया जा रहा है, ये भी आपको नोट करना है। वर्ष 1921 में ब्रिटिश भारत में एकवर्थ कमेटी बनी थी। यहां पर कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। एकवर्थ कमेटी या समिति, एकवर्थ कमेटी कब बनी थी, तो 1921 में बनी थी। इसकी सिफारिशें कब लागू हुई थी, 1924 के बजट में। ब्रिटिश भारत में वर्ष 1921 में एकवर्थ कमेटी का गठन किया गया। वर्ष 1924 में इस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। याद रखिएगा, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। अब स्वतंत्र भारत में यह परिपाटी चलती चली आ रही थी। आजादी के बाद हम बात करेंगे वर्ष 2017 की। 2017 में बजट के प्रावधानों में आमूलचूल परिवर्तन किया गया और विवेक देवराय समिति की सिफारिश, यहां पर समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नोट कर रहे हैं, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर वर्ष 2017 से रेल बजट और आम बजट का एक में विलय कर दिया गया, यह भी आपको नोट करना है। और पहले एक परंपरा रहती थी कि फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब नई परंपरा की शुरुआत हुई है कि बजट के जो प्रावधान है या बजट का जो प्रस्तुतिकरण है वो फरवरी के पहले कार्य दिवस में होगा। अर्थात फरवरी के पहली तारीख को बजट, यूनियन बजट जिसको हम संघीय बजट कहते हैं, केंद्र सरकार का बजट कहते हैं, वह लोकसभा में पेश किया जाएगा। याद रखना आपको। तो एकवर्थ कमेटी भी आपको नोट करनी है, 1921 में गठित हुई। इसकी सिफारिशें 1924 से लागू हुई। ब्रिटिश भारत की बात यह है। और स्वतंत्र भारत में विवेक देवराय समिति, एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बजट को, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया और विवेक देवराय समिति की सिफारिशों को आधार मान करके रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया और बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसका गठन या जिसके गठन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है, यह भी आपको नोट करना है। तो उसकी जो प्रारंभिक अधिकारिता है, उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 137। यह प्रश्न यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 16 नवंबर 2021 तृतीय पाली में पूछा गया। तृतीय पाली में यह प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हम जानेंगे क्या है और बचे वाले विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा भी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और परीक्षा देने के पूर्व आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने सुझाव में कमेंट के माध्यम से जरूर देते रहिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता का उल्लेख अनुच्छेद
131 में किया गया है। और हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा यहां पर करना चाहेंगे। जो पहला विकल्प यहां पर दिया है अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो विधि घोषित की जाएगी वो निचली अदालतों पर आबद्धकारी होगी। याद रखिएगा, पहला विकल्प यहां पर दिया है अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित विधि निचली अदालतों पर आबद्धकारी होगी। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निचली अदालतों के लिए कानून माना जाएगा और निचली अदालतों को उसका अनुपालन करना ही करना है। ऐसा संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है। सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगा। सभी का तात्पर्य यहां पर यह हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय से अगर हम निचले अदालतों की बात करेंगे तो नंबर 2 पर आएगा राज्यों के अपने उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के नीचे आएगा, अगर अर्थात उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो पहली श्रेणी अगर हम बात करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो सर्वोच्च न्यायालय के पश्चात उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय। अगर हम बात करेंगे नीचे से ऊपर की तो पहले अधीनस्थ न्यायालय की अपील होगी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट की अपील होगी सर्वोच्च न्यायालय में। यह भी आपको याद रखना। तो अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित विधि निचली अदालतों पर आबद्धकारी होगी। अर्थात निचली अदालतों को उसको एक विधि के रूप में मानना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अगले विकल्प पर, जैसा कि यहां पर दिया है अनुच्छेद 133। दूसरा जो विकल्प यहां पर है यह दिया अनुच्छेद 133। 133 में कहा गया है उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता। यहां पर हम नोट करेंगे उच्च न्यायालयों की अपीली अधिकारिता। आगे बढ़ते हैं, जो कि अंतिम विकल्प है इस प्रश्न का, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 कहता है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां दी गई। अर्थात अनुच्छेद 137 में है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का जो प्रावधान है वो भारत की न्यायपालिका में कहां से लिया गया, तो आपको बताना है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत के संविधान में लागू की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ है, मुख्य पीठ है, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें या ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो एक्ट का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के प्रावधानों को आधार मान के ठीक 1 वर्ष बाद अर्थात 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया, तो आपको याद रखना है तत्कालीन भारत की राजनीतिक गतिविधियों का प्रधान केंद्र कलकत्ता। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कलकत्ता में किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया और 1 वर्ष बाद अर्थात 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को आधार मान करके भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। और प्रारंभिक स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय 4 सदस्यीय था। याद रखना, आपको सदस्यों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वहां पर आपको जवाब देना है 4। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे ब्रिटिश पीरियड में सर एलिजा इम्पे भारत के पहले न्यायाधीश हैं। अब प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आजादी के पहले वाले प्रश्न में पूछा गया है कि आजादी के बाद वाला पूछा गया है, तो स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं 53 नंबर के, नाम है इनका सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत नाम याद रखना है। उनका क्रम क्या है, 53 नंबर का है।
स्वतंत्र भारत में पहले हीरालाल जेकानिया और वर्तमान न्यायमूर्ति जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनको हम CJI के नाम से भी जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका क्रम है 53 नंबर का, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक आगे रिक्त स्थान है, क्या है? यह प्रश्न पूछा गया UPSI ऑनलाइन परीक्षा 22 दिसंबर 2017 तीसरी पाली का प्रश्न है और PYQ की सीरीज हमारी चल रही है। 4 विकल्प यहां पर है, सांविधिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय, संवैधानिक निकाय या संविधानेतर निकाय। संविधानेतर निकाय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिनको हम लोग कहते हैं CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछा गया है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय या संवैधानिक प्राधिकार या संवैधानिक आयोग, जहां जहां पर भी संवैधानिक शब्द से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो जिस किसी निकाय का, प्राधिकार का, किसी पद का, पदनाम का वर्णन भारत के संविधान में किसी अनुच्छेद में या किसी अनुसूची में या कहीं पर भी अगर वर्णित है लिखित रूप से, क्योंकि भारत का संविधान लिखित है और भारत के संविधान को मूर्त संविधान भी कहा गया, मूर्त संविधान भी है, लिखित संविधान भी है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यह भी आपको याद रखना है, और भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिणाम भी है, यह भी हमारे संविधान की विशेषताओं में शामिल है। तो जिस किसी का वर्णन, मैंने अभी पूर्व में भी बोला है, कोई पदनाम हो, व्यक्ति हो, आयोग हो, संस्था हो, अगर उसका वर्णन संविधान में है तो उसे हम कहेंगे संवैधानिक है, और अगर संविधान में उसका वर्णन नहीं है और वो चीज हमें भारत की राज्यव्यवस्था में देखने को मिल रही है तो उसके लिए शब्द आएगा संविधानेतर, संविधानेतर या गैर संवैधानिक। और यदि संविधान में वर्णित है तो उसके लिए शब्द आएगा संवैधानिक। क्योंकि यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक है, अगर बीच में रिक्त स्थान दिया हुआ है तो संवैधानिक निकाय। अब CAG के बारे में लोग बात करेंगे तो CAG का जो वर्णन है वह संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? अब संवैधानिक तभी होगा जब कोई अनुच्छेद होगा, तो संविधान में इसके लिए अनुच्छेद है 148 से लेकर के 151 तक। अनुच्छेद 148 से 151 तक में नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद का वर्णन किया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी हम लोग जान लें, नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देंगे। इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इनको पद से हटाने की वही रीति है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति है, भी आपको याद रखना है। इनको पद से हटाने की वही रीति है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान में वर्णित की गई है। आगे बढ़ते हैं, इनका काम क्या है? तो इनका काम है भारत सरकार का जो खजाना है, भारत की जो लोक वित्त है या निधि है, उसको ऑडिट करना। वो सही जगह पर खर्च हुई या गलत जगह पर उसका व्यय हुआ, इसका वर्णन देने के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 148 से 151 तक में है। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत की और स्वतंत्र भारत की, जैसा कि मैंने अभी पूर्व के प्रश्न में भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो ब्रिटिश भारत की अगर हम बात करेंगे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद है वह आजादी से पहले भारत में सृजित किया गया था और सर एडमंड ड्रमंड, याद रखिएगा, सर एडमंड ड्रमंड, ये ये ब्रिटिश भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। ये प्रथम है, याद रखिएगा, आजादी के पूर्व। और आजादी के बाद अगर पूछा जाएगा कि पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक बताइए तो स्वतंत्रता के बाद या पश्चात वी नरहरि राव, नाम आपको रट लेना है। ये आजादी के पहले के हैं, यह पद पहले सृजित किया जा चुका था। और स्वतंत्रता के पश्चात या बाद में आपसे पूछा जाएगा तो वी नरहरि राव भारत के स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर आसीन किए गए थे। अब हम बात करेंगे वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में के संजय मूर्ति, ये भारत के वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। आपसे करंट अफेयर्स में यदि सवाल पूछा जाएगा तो वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा कौन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या CAG, तो आपका जवाब होगा के संजय मूर्ति वर्तमान में है। आजादी के बाद वी नरहरि राव हैं और सबसे पहले सर एडमंड ड्रमंड। ठीक है, सर एडमंड ड्रमंड जो है वो आजादी के पहले ब्रिटिश भारत में भारत के नियंत्रक महालेखा पद
परीक्षा के पद पर आसीन किए गए थे। इनको पद से हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अपनाई जाती है। याद रखना आपको। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसे नियुक्त किया जाएगा? तो उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसके पास वित्त और लेखा का ज्ञान हो, राष्ट्रपति के संज्ञान में, राष्ट्रपति के नॉलेज में ये हो कि वह व्यक्ति वित्त और लेखा का प्रकांड विद्वान है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं हम। यहां पर अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन परिस्थितियों में, ठीक है, किन परिस्थितियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? अर्थात इसमें दिया स्वयं इस्तीफा देने के अलावा ऐसी कौन सी स्थिति होगी जब किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है? यह प्रश्न यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 14 दिसंबर 2017 तीसरी पाली में पूछा जा चुका है। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा द्वारा महाभियोग, विधानसभा द्वारा महाभियोग। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। इस प्रश्न का पहले तो सही उत्तर जानेंगे क्या है कि अगर स्वयं इस्तीफा नहीं देते हैं, इसके अलावा स्वयं इस्तीफा देने के अलावा राज्यपाल को कैसे पद से हटाया जाएगा? तो सही विकल्प यहां पर है विकल्प ए, ठीक है, केवल विकल्प ए, अर्थात यहां पर बी वाला जो दिया गया है उत्तर वो सही माना जाएगा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, राज्य के पहले नागरिक माने जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 156 के अनुसार, याद रखिएगा मैं अनुच्छेद यहां पर लिख रहा हूं, अनुच्छेद 156 के अनुसार, अनुच्छेद 156 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और राज्यपाल के बारे में और तथ्य जानते हैं, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और या राज्य की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, यह भी याद रखना है। और राज्य सरकार का, राज्य विधानमंडल का पारित कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, कोई भी अधिनियम बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विधेयक नहीं बन सकता है। राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख हैं, यह भी याद रखना है आपको। और राज्य की सभी बड़ी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा ही की जाती हैं, जिनमें राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति और तमाम ऐसे आयोग है, राज्य महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग सहित तमाम आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल कोई भी भारत का नागरिक हो जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की हो और राष्ट्रपति के द्वारा उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यह भी आपको नोट करना है। किंतु कोई भी व्यक्ति अपने गृह राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, ये पॉइंट आपको नोट करना है, अपने गृह राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की, चूंकि आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश विशेष की जो चीजें हैं, पाठ्यक्रम की चीजें, उनको भी हमें शामिल करना है। अगर हम उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति की बात करें तो वर्तमान राज्यपाल महोदय हमारी हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल जी का जो गृह राज्य है वो गुजरात है। आनंदीबेन पटेल जी का जो गृह राज्य है वह गुजरात है और वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवाएं अपनी दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पर आपके सामने है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 25 नवंबर 2021 तृतीय पाली में पूछा गया है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जैसा कि पूर्व के अभी प्रश्न में हम उसके बारे में आपको बता भी चुके हैं, सूक्ष्म जानकारी आपको दे चुके हैं। 4 विकल्प यहां पर दिए हैं, राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय कानून मंत्री या विधि मंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति। तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अब राज्य महाधिवक्ता का पद कैसा है, तो आपको जवाब देना है कि यह पद संवैधानिक है। राज्य महाधिवक्ता के पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद कौन सा है? 165। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल, इनको एडवोकेट जनरल के नाम से भी जाना जाता है, इनके पद का वर्णन है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, यह भी याद रखना है। और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। याद रखिए, मैं यहां पे लिखे भी दे रहा हूं योग्यता। तो इनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता, ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता इनके पास होनी चाहिए। और यह भी आपको नोट करना है, या विधि के पारंगत ज्ञाता होंगे, विधिवेत्ता होंगे। इनको जो नियुक्त किया जाएगा वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगी। और ये इनका जो पद है, इनके जो दायित्व है, उन पर भी हम लोग चर्चा कर लें। या राज्य के या राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, विधि अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। और या विधिक मामलों पर राज्यपाल को और संबंधित राज्य की सरकार को परामर्श देते हैं। और इनके बारे में और हम जान लें, या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं किंतु राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है वह द्विसदनात्मक है। यहाँ पर 2 सदन है, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो हमारे दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत की वर्तमान स्थितियों को हम देखें तो भारत संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 22 राज्यों का विधानमंडल एक सदनात्मक है और 6 राज्यों का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। और उन 6 राज्यों में हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो यहाँ के जो एडवोकेट जनरल है वो सत्र जो चल रहा होगा विधानमंडल का, अर्थात विधान परिषद और विधानसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, वहां की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, किंतु मतदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इस सदन के सदस्य नहीं है, उनके पास सदन की सदस्यता नहीं है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो वहां पर आपका जवाब होगा राज्य महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल के तौर पर जाना जाएगा। नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी। और यह भी आपको नोट कर लेना है कि भारत के इतिहास की अगर हम बात करें या खासकर उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो पहले राज्य महाधिवक्ता थे उनका नाम था डॉक्टर एनपी अस्थाना। यूपी के पहले लोकायुक्त थे डॉक्टर एनपी अस्थाना। और यूपी की अगर हम बात करेंगे आजादी के बाद, तो आजादी के बाद के जो एडवोकेट जनरल बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के कन्हैया लाल मिश्र आजादी के बाद, और आजादी के पूर्व पूछा जाएगा तो एनपी अस्थाना। हम यहां पर लिखे दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे एनपी अस्थाना, ये आजादी के पूर्व थे डॉक्टर एनपी अस्थाना। और आजादी के बाद कौन थे तो कन्हैया लाल मिश्र। और अगर हम वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल की, तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान लोकायुक्त हैं अजय कुमार मिश्र। यहां पर हम नोट कर रहे हैं अजय कुमार जो मिश्र हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्य महाधिवक्ता हैं। और राज्य महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्य महाधिवक्ता के पद की तुलना हम केंद्रीय स्तर पर अगर हम करें तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का वर्णन है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी को भारत सरकार का पहला विधिक सलाहकार बताया जाता है और राज्य महाधिवक्ता को राज्य सरकार का पहला विधिक सलाहकार बताया जाता है। महान्यायवादी की जो पद की योग्यता है वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की है और राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, ये भी आपको नोट करना है। और महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु वह मतदान नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार राज्य में या राज्य स्तर का जो शासन प्रशासन है उसमें राज्य महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर वर्तमान वाले आपको जरूर नोट करने हैं। अजय कुमार मिश्रा वर्तमान में है। और आजादी के पूर्व की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर एनपी अस्थाना जी थे, और आजादी के बाद की अगर हम बात करेंगे तो कन्हैया लाल मिश्र थे। अनुच्छेद 165 आपको याद रखना है और यह पद संवैधानिक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था? राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था। यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 14 नवंबर 2021 दूसरी पाली में पूछा गया है। यह प्रश्न जो है वह यूपीएससी परीक्षा दूसरी पाली में पूछा गया है। तो यहां पर अगर हम बात करें 4 विकल्प आपको दिए गए। पहला विकल्प अनुच्छेद 366, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 156, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 168 और चौथा और अंतिम विकल्प है अनुच्छेद 200
69। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी यहां पर सही माना जाएगा। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राज्यों के विधानमंडल या विधानमंडलों के गठन की प्रक्रिया का वर्णन है यहां पर, यह भी आपको नोट करना है। और राज्यों के विधानमंडल के बारे में भी पूर्व के प्रश्न में हम आपको बता भी चुके हैं कि वर्तमान समय भारत में राज्यों की संख्या 28 है, जिनमें के 6 राज्य ऐसे हैं जिनका विधानमंडल द्विसदनात्मक है, अर्थात वहां पर विधानमंडल की संरचना में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के अनिवार्य अंग आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप बताएंगे विधानमंडल के अनिवार्य अंग हैं 2, पहला विधानसभा और दूसरा राज्यपाल। आपसे पूछा जाएगा विधानमंडल या राज्य विधानमंडल का ऐच्छिक सदन कौन सा है, तो ऐच्छिक सदन आप बताएंगे विधान परिषद, और अनिवार्य सदन आप बताएंगे विधानसभा। नोट कर लेना आपको। तो उत्तर प्रदेश सहित भारत के 6 राज्यों का जो विधानमंडल है वह द्विसदनात्मक है, अर्थात वहां पर विधानसभा को कहा जाएगा निचला सदन या निम्न सदन या अस्थायी सदन या लोकप्रिय सदन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विधानसभा को कहा जाता है राज्य विधानमंडल का निचला सदन, राज्य विधानमंडल का अस्थायी सदन, राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन, और विधान परिषद को कहा जाता है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन और राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन। ये भी आपको नोट करना है। और राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर के राज्य विधानमंडल की संरचना होती, जिसमें राज्य विधान परिषद एक ऐच्छिक सदन है। वर्तमान में 6 राज्यों में है, 22 राज्यों में नहीं है। कुल राज्यों की संख्या 28 बताई गई। अगर राज्य विधान परिषद भी ऐच्छिक की जगह अनिवार्य सदन होता तो भारत की राज्य व्यवस्था में हमें भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलती, और सभी राज्य अर्थात आज के परिप्रेक्ष्य में 28 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक होता, विधानसभा और विधान परिषद। तो अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों की संरचना या उसके गठन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अब यहां पर हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हमारी श्रृंखला को आपके लिए तैयार भी किया गया। हमने अभी पहले बताया भी था कि बहुत सारी चीजों को इसमें हम शामिल करते हैं। अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं दी हैं। अनुच्छेद 366 में परिभाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं दी गई हैं। और दूसरा जो यहां पर दिया हुआ है अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यों के राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 156 के तहत कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वह नियुक्ति कौन करेगा, मतलब किसकी की जाएगी, तो राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 156 में वर्णन है। अब हमारा जो अंतिम विकल्प यहां पर बचा है अनुच्छेद 269। तो अनुच्छेद 269 में कहा गया है कि संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर, ठीक है, राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, अर्थात ऐसे कर जिनका संग्रहण कौन करेगा, करों का संग्रहण कौन करेगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा कर संग्रहित किए जाएंगे, उद्ग्रहित किए जाएंगे और वो राज्य सरकारों को वापस कर दिए जाएंगे, अर्थात ऐसे टैक्स, ऐसे कर जिनका संग्रहण केंद्र की सरकार करेगी और राज्य सरकारों को वो सौंप दिए जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कर निर्धारण की, तो भारत में करों से संबंधित जो प्रावधान है या उनका निर्धारण है या कौन ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके अधिकार ज्यादा, अर्थात केंद्र सरकार के पास अधिकार ज्यादा है अपेक्षा राज्यों की। और केंद्र सरकार के द्वारा एकत्र किए गए करों में राज्यों की हिस्सेदारी को तय करने का अधिकार किसके पास है या इसकी सिफारिश कौन करता है, तो राज्य का वित्त आयोग नहीं, केंद्रीय वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग का मुख्य कार्य है कि केंद्र सरकार के द्वारा एकत्रित किए गए करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बताना, उसकी जो है सिफारिश करना। तो यहां पर 4 अनुच्छेद आपके
तैयार हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा जो कथन है वह सही है? यह प्रश्न यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 16 दिसंबर 2017 को तीसरी पाली में पूछा गया है। पहला कथन है, जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा पारित होने चाहिए। दूसरा विकल्प यहाँ पर है, जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन के द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होने चाहिए। तो इस प्रश्न में अगर हम सही विकल्प तलाशें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह केवल एक है, अर्थात ये वाली बात जो है वो बिल्कुल सही लिखी है। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले, ऊपरी का तात्पर्य क्या है? तो ऊपरी सदन का मतलब है उच्च सदन, उच्च सदन का मतलब अभी हम पहले आपको बता भी चुके हैं, विधान परिषद, अर्थात विधान परिषद में भी पारित होना चाहिए। और निचला सदन क्या है? तो विधान सभा, विधानसभा और एक मिनट, यहां पर हम फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले सदन दोनों सदन के द्वारा पारित होने चाहिए। दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के पश्चात उस विधेयक को राज्यपाल के पास भी जाना होगा। राज्यपाल की सिफारिश पर ही वह विधेयक जो है वह पारित माना जाएगा। इस प्रश्न की दोबारा से व्याख्या करते हैं। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट है, जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा पारित होने चाहिए। दोनों सदनों के पारित होने के पश्चात विधेयक राज्यपाल के पास भी जाएगा, राज्यपाल जिसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है, ठीक है, राज्यपाल के बारे में इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो यहां पर सी वाला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है, ठीक है, अर्थात ना तो एक सही होगा, सॉरी, ना तो एक सही होगा ना तो दो सही होंगे, थोड़ा कंफ्यूजन रहा, ठीक है, इसको हम सही करेंगे, ना तो एक और ना तो दोनों, ठीक है। तो दोनों विकल्प यहां पर गलत माने जाएंगे, अर्थात हम फिर से किस व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले सदन दोनों सदन में पारित होना चाहिए। तो विधानसभा में भी पास होना चाहिए और विधान परिषद में भी पास होना चाहिए। तत्पश्चात राज्यपाल की स्वीकृति के लिए उसको जाना चाहिए। राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में पूर्व के प्रश्न में भी बता भी आपको चुका हूं, राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित की गई किसी भी विधि को विधेयक के तौर पर अधिनियमित किया जाएगा, तभी वह कानून माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो यहां पर जो थोड़ा सा पढ़ने में विरल हो गया था हमसे, तो ए और बी दोनों नहीं बताए गए। ये वाली बात इसलिए गलत हो गई कि यहां पर राज्यपाल का जिक्र नहीं है, और ये वाली बात इसलिए गलत हो गई कि जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था उनके द्वारा प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन के द्वारा तत्पश्चात राज्यसभा का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। याद रखिएगा, सामान्य परिस्थितियों में राज्यसभा का यहाँ पर कोई रोल नहीं बताया गया है, राज्यसभा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, यदि अनुच्छेद 249 के प्रावधानों को माना जाए तो अनुच्छेद 249 राज्यसभा को विशेषाधिकार देती है कि राज्य सूची के विषय पर, अमुक विषय पर, किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। अनुच्छेद यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 के प्रावधानों के तहत राज्यसभा का विशेषाधिकार है कि वह राज्य सूची के किसी विषय को संसद में इस विषय को रखा जाए और या बताने का प्रयास किया जाए कि अमुक विषय राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत के राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ है, तभी राज्यसभा का हस्तक्षेप होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक व मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? चार विकल्प यहां पर दिए गए हैं। यूपीएससी परीक्षा 30 नवंबर 2021 को तीसरी पाली में यह प्रश्न पूछा गया। चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए, संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। चार विकल्प यहां पर दिए गए। तो कार्यवाहक के रूप में अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो इसके लिए सही जवाब हमारा हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है किसी भी, अर्थात भारत में अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालयों की व्यवस्था भारत में की गई है और राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, ऐसा अनुच्छेद 223 में दिया हुआ है। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है तो आप नोट करेंगे, अनुच्छेद 223।
अनुच्छेद 223 में ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, और उच्च न्यायालयों की संख्या इस समय कितनी है? तो 25 है, ये भी याद रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे अपना उच्च न्यायालय, जिसको हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना वर्ष भी यहां पर हम नोट कर ले, 1866 ईस्वी। जिसकी खंडपीठ कहां पर है? तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ भी है, और दूसरी खंडपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। ये विषय लगभग राजनीति से ग्रसित है, और हर साल चुनाव के पूर्व ऐसी चीजें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती रहती है कि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है। यहाँ पर इसकी जो विशालता है उसको देखते हुए यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसकी एक खंडपीठ होनी चाहिए, जो कि एक खंडपीठ इसकी लखनऊ में है, और जो प्रधान पीठ है वह इलाहाबाद या प्रयागराज में है। स्थापना वर्ष इसका 1866 है। और कार्यवाहक न्यायाधीश को उच्च न्यायालयों में कौन नियुक्त करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद आपको याद रखना है 223। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 14 दिसंबर 2017 को पहली पाली में यह प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य मंत्री, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट जज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है संबंधित राज्य के राज्यपाल। संबंधित राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसका वर्णन कहां पर है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 पर हम स्टार बनाए दे रहे हैं। ये ऐसा अनुच्छेद है जिसमें एक बार मात्र, पूरे संविधान को अगर हम पढ़ें तो केवल एक बार जिला शब्द का वर्णन अनुच्छेद 233 में मिलेगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा गया है। कौन नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल नियुक्त करेंगे, किंतु संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, उनकी पदोन्नति की जाएगी, उनका स्थानांतरण भी राज्यपाल के निर्देश पर ही किया जाएगा। किंतु जब राज्यपाल ऐसा निर्णय लेंगे तो संबंधित राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श भी लेंगे, उच्च न्यायालय के परामर्श पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है? यह प्रश्न यूपीएससी 14 नवंबर 2021 को तीसरी पाली पूछा गया है। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 300 ए और अनुच्छेद 352। ग्राम पंचायत का जो वर्णन है वह संविधान में कहां पर किया गया है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहां पर की गई है, तो ये आपको बताना है। तो इसका वर्णन जो है वह संविधान के अनुच्छेद 243 ए में किया गया है। ठीक है, विकल्प हमारा बी यहां पर सही हो जाएगा। 243 ए में जो ग्राम पंचायतें हैं इनके गठन के बारे में बात की गई है, यह भी आपको नोट करना है। और पंचायतों की जो परिभाषा है, पंचायतों की परिभाषा वो यहां पर दी गई है अनुच्छेद 243 में। पंचायतों की परिभाषा, पंचायतों की परिभाषा, और यहां पर ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित जो प्रावधान है ग्राम सभा के बारे में यहां पर किए गए हैं। और अनुच्छेद 300 ए में क्या किया गया है? तो अनुच्छेद 300 ए में विधिक अधिकार की बात की गई है, अर्थात जो संपत्ति का अधिकार था उसे अनुच्छेद 300 ए में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 300 ए कहता है कि बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है कि यह एक विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? तो ये एक स्वरूप में, अर्थात ये इसका नेचर कैसा है, तो यह एक विधिक अधिकार है, इसके रूप में हमें जाना जाता है। और अनुच्छेद 352 में क्या है? तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्यों का आपात अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। याद रखना आपको। तो अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है, 3 बार अब तक लगाया जा चुका है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? नहीं है को हमने अंडरलाइन कर दिया है, आपको भी करना है। परीक्षा हाल में जब बैठेंगे तो आपको ये जरूर देखना कि प्रश्न में आपसे हाँ में उत्तर पूछा गया है कि ना में पूछा गया है। यह प्रश्न यूपीएससी 20 नवंबर
की परीक्षा 2021 में संपन्न हुई थी, दूसरी पाली में। वहां पर पूछा गया अशोक मेहता समिति, एमएल सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति, एनआर नारायण मूर्ति समिति। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वह विकल्प डी हो जाएगा। एनआर नारायण मूर्ति समिति का संबंध इससे नहीं है, यह भी याद रखना है। एनआर नारायण मूर्ति कौन है? तो इंफोसिस के संस्थापक हैं। इंफोसिस के सह संस्थापक हैं ये, इंफोसिस के सह संस्थापक हैं एनआर नारायण मूर्ति। और 2002 और 3 में सेबी के द्वारा एक समिति गठित की गई थी। 2002 और 2003 में सेबी का मतलब है भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, याद रखना है, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, सेबी के द्वारा एक समिति गठित की गई थी। उसके अध्यक्ष बनाए गए थे एनआर नारायण मूर्ति, जो कि इंफोसिस के सह संस्थापक हैं, यह भी याद रखना है। और इनकी पत्नी का नाम है सुधा मूर्ति, जो कि हाल के दिनों में राज्यसभा की सदस्य भी बनी। और इनकी बेटी का नाम है अक्षरा मूर्ति, और इनके दामाद का भी नाम आप जान लीजिएगा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक। इनका सामान्य परिचय है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के मतलब इनके दामाद रहे, ये भी हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा पहला विकल्प है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। अशोक मेहता जो समिति है वह वर्ष 1977 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति कब गठित की गई? तो 1977 में गठित की गई थी, और यह समिति पंचायती राज से संबद्ध है, ठीक है। और इसने पंचायती राज व्यवस्था में 2 स्तरीय का प्रावधान किया था। 2 स्तरीय, अर्थात वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। इस समिति ने 2 स्तरीय व्यवस्था की बात की थी। 1977 में यह समिति गठित की गई थी। पंचायती राज से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। एमएल सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी। एमएल सिंघवी समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 ईस्वी में की गई थी, और इसका संबंध भी पंचायती राज से है, यह भी आपको याद रखना है। इसके प्रावधानों में अगर हम बात करें तो यह संवैधानिक मान्यता के लिए की गई थी कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जाए, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जाए, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा विकल्प बचा है जीवी के राव समिति। तो जो जीवी के राव समिति है वह 1985 में गठित की गई थी। 1985 में गठित की गई थी, और इसने पंचायती राज की चुनाव व्यवस्था पर सरकार को अपना रिकमेंडेशन दिया था कि चुनाव व्यवस्था कैसे है, उसके चुनाव का आधार क्या हो, पारदर्शिता कैसी लाई जाए, और सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो तृणमूल लोकतंत्र है उसको प्रभावी कैसा बना जाए। अगर हम पंचायती राज की बात करें तो इसे स्थानीय शासन के तौर पर भी पढ़ते हैं। और भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो आपको याद रखना 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़ करके अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, और इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। बलवंत राय मेहता गुजरात राज्य के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। त्रिस्तरीय व्यवस्था में पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। 73वां संविधान संशोधन प्रभावी होने की तिथि आप जान लीजिएगा 24 अप्रैल 1993। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची संविधान में भी जोड़ी गई थी। तत्पश्चात 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 21 दिसंबर 2017 तीसरी पाली का प्रश्न है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह पहला कथन है, संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, बात बिल्कुल सही है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, बात गलत है। इसके लिए अगर इस लाइन को हम सही मानेंगे तो यहां पर होना चाहिए था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। यदि आपसे पूछा जाए किसी एक ही विषय पर अगर केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति आ जाती है तो केंद्र सरकार के कानून को प्रमुखता दी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई विधि को माना जाएगा। तो यहां पर जो हमारा पी सही है
तो केवल पी सही किसमें है? सी में। तो सी वाला जो उत्तर है हमारा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों का भुगतान भारत की संचयन निधि के द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी इसमें शामिल करेंगे। बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं इनके वेतन और भत्तों का जो व्यय है वो भारत की संचयन निधि के द्वारा ही किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की संचयन निधि जो है उसमें से इन सबको वेतन दिया जाता है और कहा जाता है कि कार्यकाल के दौरान इनके वेतन को कम नहीं किया जाएगा। कार्यकाल के दौरान किसी भी दशा में इनके वेतन को कम नहीं किया जाएगा। और भारत की जो संचयन निधि है इसका वर्णन अनुच्छेद 266 में है। भारत की जो संचयन निधि है यह भी जान लीजिएगा, संचित निधि के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको लिख लेना है 266। संचयन निधि से जब कोई व्यय होगा, व्यय अगर भारित है तो बिना संसद की अनुमति के उसमें से व्यय नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है? संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है? पहला यह प्रश्न जो है यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 21 दिसंबर 2017 को दूसरी पाली में पूछा गया है। अनुच्छेद 309 में भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। दूसरा वाला कथन है अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा, हटाला या निकाला नहीं जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ए, और जो यहां पर पी और क्यू है ये दोनों माने जाएंगे। यहां पर दोनों ही नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें अनुच्छेद 302 सॉरी, यहां पर दोनों सही बताए गए हैं, बिल्कुल सही यहां पर है। दूसरा वाला भी कथन सही है और ये भी सही। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा पी और क्यू दोनों, ये दोनों सही माने जाएंगे। अनुच्छेद 309 कहता है कि भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, यह बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अर्थात सबऑर्डिनेट के द्वारा पद से हटाया निकाला नहीं जाएगा। अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं की, तो इसका वर्णन अखिल भारतीय सेवाएं, इसके लिए हमें अनुच्छेद पढ़ना होगा 312। अनुच्छेद 312 में इनका वर्णन है। और वर्तमान में हमारे पास 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस अर्थात भारतीय पुलिस सेवा, और वर्ष 1966 में जोड़ी गई सेवा आईएफएस अर्थात भारतीय वन सेवा। यहां पर हम लिखे भी दे रहे हैं 1966 में इसे जोड़ा गया है। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार, इसके लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार, और इसके लिए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार इसके नोडल मिनिस्ट्री है, ये भी आपको नोट कर लेना। आगे बढ़ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए। भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और नीति आयोग के सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह प्रश्न यूपीएससी 15 नवंबर 2021 की तीसरी पाली में पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग कैसी संस्था है? तो आप बताएंगे कि यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और भारत का निर्वाचन आयोग। तो अनुच्छेद 324 का संबंध है भारत के निर्वाचन आयोग से। यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 22 नवंबर 2021 को पहली पाली में पूछा गया है। तो भारत के निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद
1924 में किया गया है। यह कैसी संस्था है? तो संवैधानिक है, याद रखना है। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। प्रारंभ में भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह एक सदस्यीय था, और वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है, और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार। और पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो नाम लेंगे आप सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय स्तर के पहले अध्यक्ष थे, और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। यहां पर हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन अनुच्छेद 315 में है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक में किया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके सामने है। चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें अनुशंसाएं करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? नंदन नीलकेणी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, आबिद हुसैन समिति, अजित कुमार समिति। यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 16 नवंबर 2021 को दूसरी पाली में पूछा गया है। तो चुनाव सुधार के लिए वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1990 में, वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। चुनाव सुधार के लिए भी आपको याद रखना है कि कैसे चुनाव सुधार को आगे बढ़ाया जाए। नंदन नीलकेणी समिति का गठन आरबीआई के द्वारा किया गया था 2019 में। इस समिति का गठन किया गया था 2019 में। किसने किया था? तो आरबीआई ने किया था, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलकेणी के द्वारा या भुगतान संतुलन को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए समिति गठित की गई थी। वर्ष 1997 में लघु उद्योगों के विस्तार के लिए आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। वर्ष 1997 में लघु उद्योगों को विस्तारित करने के लिए, ठीक है, यह समिति गठित की गई थी। कौन सी? तो आबिद हुसैन समिति। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके सामने। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? यह प्रश्न पूर्व का है। 2017 में 16 दिसंबर की तारीख को यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा की पहली पाली में पूछा गया है। वर्तमान में भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर सही विकल्प इस प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा विकल्प 2। और हमें इसके लिए पढ़ना होगा भारतीय संविधान का 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन का प्रावधान जो है वह समाप्त कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता था। ऐसी व्यवस्था को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगला विकल्प आपके सामने। राष्ट्रपति के द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति में कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? 3 महीने, 2 महीने, 15 दिन और 1 महीने। तो इस प्रश्न को अगर हम देखें तो यह प्रश्न यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 22 दिसंबर 2017 को तीसरी पाली में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 महीने। ठीक है, अगर 1 महीने के बाद अनुमोदन नहीं होता है तो यह प्रभावी नहीं होगा। और अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो नई लोकसभा के गठन के सत्र के प्रारंभ होने के 1 महीने के भीतर भी इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। और एक बार अनुमोदन हो जाने के पश्चात इसे 6 माह तक के लिए लागू किया जा सकता है। अगर स्थितियां सामान्य नहीं है तो इसे अनंत काल तक आगे बढ़ाया भी जा सकता है। आगे बात करते हैं हम, जो कि हमारी आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है, या यूपीएससी मुख्य परीक्षा निरीक्षक परीक्षा सब इंस्पेक्टर की जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2014 में, वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत। दूसरा कथन है संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। उपर्युक्त में से ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं सही। तो यह प्रश्न जो है यह मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। और संविधान संशोधन के लिए क्या आवश्यक है? तो संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत यह आवश्यक है, और संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो उपर्युक्त ए और बी दोनों सही माने गए हैं। उपर्युक्त यहां पर जो विकल्प है
वह ए और बी दोनों शामिल किए गए हैं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद आप लिख लेंगे 368। आपसे पूछा जाएगा स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान। आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की समानता कहां पर है, तो आप मुख्यतः याद रखना आपको संविधान संशोधन का जो विधेयक है वह लोकसभा में भी पेश हो सकता है प्रारंभ में और राज्यसभा में भी पेश हो सकता है, अर्थात उसकी शुरुआत दोनों में से किसी एक सदन से हो सकती है। एक सदन में पारित होने के बाद वह जो विधेयक है दूसरे सदन में जाएगा, और जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है निर्धारित बहुमत से पारित होने के पश्चात वह भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद वह विधेयक अधिनियमित हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा और संविधान संशोधन प्रभावी माना जाएगा। संविधान संशोधन में और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू करने में ऐसे विषयों पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। हमारी यह सीरीज आपको कैसी लगी, हमारा एक सजेशन भी आपके लिए है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, अपने सुझाव में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारा प्रयास है कि अगली वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।